पहले हेड कांस्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनते थे। धर्म की हानि होती है तब कोई धर्मात्मा व्यक्ति धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता है। इस कराते हैं कि व्यक्ति सत्य बोले, ईमानदारी पूर्वक बोले। लेकिन इस कलयुग आप सभी को नमस्कार। आज मस्ती के पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मस्ती के पाठशाला में आज चलते हैं, बात करते हैं दिल्ली की धरती की, जो पावन धरती होने के साथ साथ पवित्र धरती भी थी और ये द्वापर में कहा गया है। लेकिन इस द्वापर में धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने तमाम चीजें रचनात्मक धर्म को स्थापित करने के लिए कार्य किया। और इंद्रप्रस्थ की आप कहानी सुने होंगे, ये दिल्ली ही इंद्रप्रस्थ है। और ये बात आप लोग बीच में इसलिए द्वापर की बात कही जा रही है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब कोई धर्मात्मा व्यक्ति धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता है और सत्य न्याय के लिए कुर्बानी देता है। श्री कृष्ण भगवान ने अपने परिवार की कुर्बानी देकर निकल गए थे। जब उन्होंने मथुरा छोड़ा तो बहुत, वृंदावन छोड़ा तो बहुत चीजें साथ में छोड़ के चले गए। तमाम चीजें मतलब बिछड़ गए, सब तमाम चीजें छोड़ के चले गए। और वहां से भी जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो वो द्वारिका को भी छोड़ के निकल गए थे महाभारत क्षेत्र के रणभूमि में। और ये बात इसलिए कहा जा रही है कि आपको बिहार से जुड़ा हुआ इसका किस्सा है, जहां के अंग देश के सबसे प्रतापी और धर्मात्मा और दानवीर के रूप में कर्ण जाने जाते थे। और वो कर्ण अंग क्षेत्र जो है आज भागलपुर है, उस अंग क्षेत्र से आके उन्होंने यही कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी। आज भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है और धर्म की लड़ाई में भगवान ने तमाम पैतरे को अपनाया, जहां श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र अधर्मियों का गला काटता दिखाई दे रहा है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि आज भी धर्म के लिए स्थापित करने के लिए किसी न किसी को भगवान भेज देते हैं और स्थापना के लिए यह कोशिश कराते हैं कि व्यक्ति सत्य बोले, ईमानदारी पूर्वक बोले। लेकिन इस कलयुग में ईमानदारी का पासा कहां? ईमानदार व्यक्ति को जो है गलत तरीके से तमाम एलिगेशन लगाने के लोग पीछे पड़ जाते हैं। वही लोग जिनको लगता है कि मेरा पद, प्रतिष्ठा, मेरा नौकरी, मेरी इज्जत, मान, मर्यादा धूमिल हो रही है, लेकिन उनको यह ज्ञात नहीं है कि यह धर्म नगरी है। आप चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, दौलत हो, सब आप छोड़ के चले जाइएगा। इसका परित्याग करना पड़ेगा। आपके साथ एक सिक्का नहीं जाएगा। आपके साथ धर्म क्षेत्र में धर्म की बात और धर्म स्थापना के लिए किए गए कर्म के अनुसार जितने भी मानव आपसे जुड़े हैं, उनका प्रेम, उनका स्नेह आपके साथ जाएगा। और अक्सर ऐसा ही होता है, जो धर्म की स्थापना करते हैं वो समाज को लेकर चलते हैं। वो समाज जो धार्मिक क्षेत्र का होता है और वो सात्विक बात करता है, सत्य की बात करता है, कभी फर्जीवाड़ा नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी अपने फायदे की बात नहीं करता। बात करेगा तो सबके लिए बात करेगा। यही ऐसा ही मामला अर्धसैनिक बल के जवानों का था। अब पूछिएगा क्या मामला था? अर्धसैनिक बल के जवान जो पुराने लोग थे, जो 84, 85, 86, 87, 88, 90 के 16 फरवरी तक के जो लोग भर्ती थे, उनका मामला था। मामला यह था कि अर्धसैनिक बल के जवानों को जो लोग भर्ती थे उनको ग्रेड पे 4200 लागू होता था 24 साल सर्विस होने पे, और जो है 1/9/2008 से एमएससीपी पूरा होने पे 20 साल सर्विस होने पे 4200 ग्रेड पे देना था। लेकिन सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे कैडर रिव्यू हुआ 2011 में, और कैडर रिव्यू होने के बाद ग्रेड पे 2800 दिया गया। 2800 की शुरुआत वहीं से हुई और उस कैडर रिव्यू में एक पद क्रिएट हुआ जिसका नाम है एएसआई। पहले हेड कांस्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनते थे, लेकिन उसके बीच में जो है एक एएसआई पद क्रिएट किया गया 2011 के कैडर रिव्यू के बाद। जिनको ग्रेड पे 4200 मिलना था उनको 2800 दिया गया। और ये बात धर्म क्षेत्र की बात हो रही है। जिनके साथ धोखा हुआ वो बेचारे आज भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में। अब इसी से आगे निकलते हैं देश के अर्धसैनिक बल के जवानों के पेंशन के मामले में। 2004 के बाद जो जवान भर्ती हुए थे नोटिफिकेशन का, वो लोगों को ग्रेड पे के आधार पर तो तमाम चीजें स्थापित तो थी, लेकिन उनके साथ साथ उनका ओपीएस देना था। भारत संघ के सशस्त्र बल होने के नाते सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को जो है पेंशन ओपीएस में लागू होता है, लेकिन उनको एनपीएस में पेंशन दिया गया है, जो उन पर लागू नहीं होता। क्योंकि एनपीएस जो जब आया था उस समय भारत सरकार का एक गजट निकला था। गजट में लिखा गया है कि भारत संघ के सशस्त्र बल पे ये लागू नहीं होता है।
भारत संघ के सशस्त्र बल में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, सीआरपीएफ, एनएसजी, एसपीजी, ये तमाम जो फोर्सेज जो हैं वो आपको जो है भारत संघ के सशस्त्र बल में आते हैं, कोस्ट गार्ड तक भी। लेकिन उनको वर्तमान में एनपीएस में रखा गया और एनपीएस की बात लड़ाई लगातार माननीय न्यायालय में चल रही है। वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन आप देखिए कि देश के धर्म क्षेत्र के लिए दिन रात अपनी कुर्बानी देने वाले वो किसान का बेटा, सुपुत्र, जो किसान परिवार का है, मध्यवर्गीय परिवार का है, वो किसी भी रैंक पे हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका एक ही जाति और एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म ये कहता है कि राष्ट्र के हित के लिए कुर्बान हो जाए। वो तमाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वो जवान हैं जो अपने राष्ट्र हित के लिए पुलवामा, दंतेवाड़ा, सुकमा, राजनांदगांव, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, तमाम जगह अपनी कुर्बानियां देके देश को सुरक्षित करके रखे हैं। और आप ये तमाम चीजें आप लोगों के बीच में इसलिए बताई जा रही है कि जवानों को एनपीएस दिया गया था। कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार थी, 2011 में अर्धसैनिक बल को कैडर रिव्यू करने के साथ साथ अर्धसैनिक बल का नाम दिया सीएपीएफ। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1986 में अर्धसैनिक बल के सशस्त्र पे भत्ता को चेंज करके सिविल पे भत्ता में ला दिया और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का वहीं पे भत्ता अलग हुआ। संघ के सशस्त्र बल होने के बावजूद भी 1993 में हेड कांस्टेबल सीएपीएफ में आया और हेड कांस्टेबल में ग्रेड पे जहां 2800 देना था वहां पे जो है 2800 न देकर 2400 ग्रेड पे दिया गया। इससे अब जब आगे निकलते हैं तो उसी के आधार पर ग्रेड पे के आधार पर देखा जाए तो जहां पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सभी सिपाही की ग्रेड पे 2000 है और एसएम सूबेदार मेजर की ग्रेड पे 4800 और अर्धसैनिक बल में भी 4800। लेकिन इसके बीच में लोचा हो गया, ये पता बात किसी को नहीं है। आर्मी में एएसआई जिसको बोलते हैं वहां जेसीओ बोलते हैं। हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एएसआई बोलते हैं, उनका ग्रेड पे यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 2800 है, जबकि आर्मी में वही जेसीओ का ग्रेड पे 18-19 साल सर्विस करने के बाद 4200 होता है। जो 4200 जो उनका होता है वही आर्मी, एयरफोर्स के बराबर और सैनिक बल में भी होता चाहिए। लेकिन होता भी है कागज में, लेकिन कागज में होना चाहिए, लेकिन वो स्थापित नहीं हुआ, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये निचले रैंक की बात थी, सिपाही, हौलदार, एसओजी की बात थी। यहाँ कौन पूछता है साहब, लेकिन चाबुक तो चलता है। धीरे धीरे जो है देश के अर्धसैनिक बल के अधिकारियों को भी चाबुक चला और राशन मनी काट दिया गया। पिछले मंथ जो है राशन मनी अफसरों का भी काट दिया गया सीआरपीएफ में, और आज अफसर वो चीज देख के हताश और निराश हो रहे हैं। लेकिन देश के अर्धसैनिक बल के सभी लोग ये जान लें कि आप अपने एक्ट एंड रूल के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान दें और पढ़ाई करें। जब आप पढ़िएगा, जानिएगा अर्धसैनिक बल के बारे में, अर्धसैनिक एक्ट के बारे में, किसी को फंसा देना, किसी को सजा देना, किसी को नौकरी से निकाल देना, हर चीज का निदान नहीं होता। अगर आप देश के अर्धसैनिक बल से प्यार करते हैं, जवान से प्यार करते हैं, एसओ से प्यार करते हैं, तो मेरी बात को सुनने के बाद भी आप सभी लोग प्यार करते हैं। और सभी जवानों से एक आग्रह करेंगे, अपने बारे में जानिए, आप अपने आर्टिकल के बारे में जानिए, अपने फोर्स के बारे में जानिए, अपने फोर्स के एक्ट के बारे में जानिए, अपने बटालियन के स्ट्रक्चर के बारे में जानिए और अपने तमाम रैंक के अनुसार किस प्रकार से बिहेव करना है उसके बारे में जानिए। जब आप जानिएगा तभी जाके संभव हो सकता है कि सबका साथ सबका विकास। और सैनिक बल का सभी जवानों का साथ होगा तो सबका, बटालियन टीम वर्क करती है तो बटालियन नंबर 1 बटालियन आती है। और ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि जब आप लोग टीम वर्क करेंगे तभी जाके अपने सीओ साहब के मान मर्यादा को ऊंचा रखेंगे। हरदम कोशिश करिए, अपने सीओ साहब पे फेथ करना सीखिए, पहली बात। दूसरी चीज, जवान अक्सर एक सवाल करते हैं कि सीओ साहब को लेकर सवाल हरदम होता है, सीओ साहब बड़े कड़क हैं। रोज गुणगान करें सभी लोग, जब बटालियन में रहे, सीओ साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर वो निगेटिव एनर्जी में सीओ साहब की होगी, वो पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएगी। सीओ साहब वाकई बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब वही सीओ साहब बहुत हार्ड होते हैं, रूडली होते हैं, तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, उनके अंदर में मानवता होती है, और वो जब बच्चे से प्यार करते हैं तो आपसे भी प्यार करेंगे। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम धारा के विपरीत फोर्स में चलना शुरू कर देते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अक्सर ये बात सत्य है। इसीलिए बटालियन में, फोर्स में रहते हुए उसी के धारा में आप चलिए। कोशिश कीजिए कि बटालियन का मान मर्यादा, यूनिट का, सेक्टर का, हेडक्वार्टर का, जहां के भी रहे, सबका मान मर्यादा ऊंचा रहे और वो आपका सरमौर है। आप अपनी इज्जत को बना के रखें, और मैं जानता हूं कि आपकी तमाम समस्याएं जो है धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। 100 दिन की छुट्टी की बात जब आती है तो आप चिंता ना करें, सीएल 28 दिन होगा, सीएल 28 दिन होगा, जर्नी पीरियड 2 दिन, 30 दिन हो गया, उसके साथ आपको जो है ईएल 60 दिन, 90 दिन हो गया, और इसके साथ 10 दिन मेडिकल, 100 दिन आपकी छुट्टी कंप्लीट हो रही है। और मैं जानता हूं आदरणीय जो है गृह मंत्री अमित शाह जी
बहुत जल्दी इस पे इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए तमाम चीजें जो है स्पष्टता पूर्वक नहीं है। मेरे पास हर समस्या का समाधान है। एक्चुअली क्या है कि आप जो समस्या है उसको समस्या को छुपा लेते हैं, और मैं आपकी समस्या को उठाकर उजागर करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस समस्या का समाधान भी बता देता हूं। मेरी वीडियो को आप देखते हैं तो चैनल को फॉलो करिए, और एक एक देश के जवानों के जो आपके बॉडी फेलो है, 4 दोस्तों को कसम खाइए आज से कि कम से कम 4 दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करेंगे चैनल, बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके पूरे दोस्तों के पास भेजेंगे। मेरा आपसे उम्मीद यही है। बाकी वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो आपको बातें बताई गई मस्ती के पाठशाला में वो कितना सत्य है, कितना अच्छा है और कितने फायदेमंद है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।